चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए शुरू करेंगे इस लेक्चर को आज के। तो एक बार फिर मैं विकास भारद्वाज आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रेल सुरक्षा बल नियम के आगे के अध्याय को देखेंगे। अगला अध्याय जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो है चैप्टर 11 अध्याय 11, जिसमें कि डिसिप्लिन एंड कंडक्ट के बारे में बताया गया है। बहुत ही अहम चैप्टर है। एक सवाल निश्चित है, एक से ज्यादा भी सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं इस अध्याय से। वीडियो शुरू करने से पहले एक कोटेशन आपको दिख रहा होगा, जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। बिल्कुल सही कोटेशन है। अगर एक व्यक्ति यह चाहे कि उसके पास स्पून फीडिंग हो जाए हर चीज, ये संभव नहीं है, क्योंकि स्पून फीडिंग का भी एक लिमिट होता है। तो उस लिमिट के बाद स्पून फीडिंग नहीं की जा सकती है। तो आपको तरक्की अगर पाना है जीवन में, तो आपको जोखिम लेना पड़ेगा। बहुत लोगों का या फ़ोन भी आ रहा है, कुछ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो मैं सारे फ़ोन और मैसेजेस को जवाब नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इस समय की काफ़ी किल्लत होती है मेरे पास। इस कारण से मैं उन सब चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए आते हैं इस वीडियो पर। आज के वीडियो को शुरू करेंगे। तो जो हमारा यह चैप्टर 11 है, ये डिसिप्लिन एंड कंडक्ट से है, जो कि फोर्स का सबसे अहम रूल होता है, बेसिक बुनियादी जिसे कहा जाए, ये बुनियादी चीज है। और ये चैप्टर 11 जो है रूल 132 से मतलब 132 से शुरू होता है और रूल 147 तक जाता है, मतलब 147 तक जाता है। इसके बाद जो चैप्टर 12 पढ़ेंगे, जिसमें पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये 132 से लेकर 147 तक क्या है, सबसे पहले बताया गया कि आपको अनुशासित रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। आप अपने कंडक्ट को कैसे रखेंगे, अगर आप उसमें उस डिसिप्लिन और उस कंडक्ट में जो गलतियां करेंगे तो उसके कारण आपको जो पनिशमेंट होगा वो आगे के अध्याय में बताया गया है। तो ये सारी चीजें हैं और चलते हैं, हम देखते हैं पहला जो नियम है 132। नियम 132 पर चलेंगे तो ये बताता है कि अनुशासन को शासित करने वाले नियम, मतलब कि रूल्स गवर्निंग डिसिप्लिन। इस नियम में यह बताया गया है कि कैसे अनुशासन को शासित कर किया जाएगा, मतलब आपके ऊपर जो है अनुशासन, जो डिसिप्लिन है, वो कैसे लागू किया जाएगा। तो 132 के क्लॉज 1 में कहता है कि सेव द अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 as amended from time to time shall, so far as may be, apply to superior officer subject to the modification that। जो कि ये रेलवे का रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल जो है, ये क्या है, ये अप्लाई टू सुपीरियर ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर पर जो है ये अप्लाई होगा, सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन। इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया गया है, वो दो क्लॉजेस में बताया गया है। फर्स्ट क्लॉज, फर्स्ट जो है बताता है ए में, इन सब रूल 1 ऑफ रूल 3 ऑफ द सेड रूल्स क्लॉज बी शैल बी ओमिटेड। मतलब कि ऊपर जो नियम बताया गया, कौन सा, रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968, इसका जो सब रूल 1 है, किसका, नियम 3 का, रूल 3 का सब रूल 1 का क्लॉज बी है, उसे क्या किया जाएगा, उसे लोप कर दिया जाएगा, मतलब उसे ओमिट माना जाएगा। क्या है उस नियम 3 के सब क्लॉज 1 में, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा क्लॉज कहता है कि रेफरेंसेस टू जनरल मैनेजर wherever they occur in the said rules shall be substituted by reference to Director General Railway Protection Force। अब जो ये रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपीलेंट रूल है, इसमें क्या है, इसमें जनरल मैनेजर का जिक्र है, वहां पर जीएम का जिक्र है। लेकिन इसमें कहता क्या है कि वहां जीएम को आप जो है, जीएम को हटा करके वहां जितना भी जीएम शब्द जहां जहां लिखा है उसे सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या शब्द, डायरेक्टर जनरल आरपीएफ, वहां सब्स्टिट्यूट होगा। मतलब अगर जो सुपीरियर ऑफिसर जो भी उनके ऊपर शासित हो रहा है वह नियम,
तो उसमें जनरल मैनेजर जो है वो नहीं होगा। जनरल मैनेजर की जगह होगा क्या, डायरेक्टर जनरल आरपीएफ हो जाएगा। अब हम आगे बताते हैं आपको कि नियम 3 जो है उसका सब रूल 1 का क्लॉज 3 क्या बताता है। क्लॉज बी में आरपीएफ के बारे में जिक्र है। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये स्क्रीनशॉट है आपको रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के किसका, रूल 3 का। रूल 3 में एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है उसमें। अब एप्लीकेशन के बारे में क्या है, दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एवरी रेलवे सर्वेंट बट शैल नॉट अप्लाई टू, ये सारे रेलवे सर्वेंट पर लागू होगा लेकिन किस पर नहीं होगा। ए में बताता है एनी मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, और क्लॉज बी का जिसका जिक्र है एनी मेंबर ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एज डिफाइंड इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957। ठीक है, तो यही चीज है। तो वही चीज हम लोगों ने पहले देखा यहाँ पर। तो 132 के क्लॉज 1 में यह कहा गया है कि इन सब रूल 1 ऑफ रूल 3 ऑफ द सेड रूल्स क्लॉज बी शैल बी ओमिटेड, मतलब कि वहां से उस बी को ओमिट कर दिया गया है। क्यों ओमिट करेंगे, क्योंकि ये हमारे ऊपर जो है रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 हमारे सुपीरियर ऑफिसर पर क्या होता है, इन्फोर्स होता है, इसलिए उसे ओमिट माना जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्लॉज 1 देख लिया। अब चलते हैं 132 के क्लॉज 2 में, जिसमें यह बताया गया है कि द इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स शैल इन सच मैटर बी गवर्न्ड बाय द रूल्स इन दिस चैप्टर एंड चैप्टर 12। जो मैंने आपको पहले बताया कि अभ्यावेशित बल सदस्य ऐसे मामले में इस अध्याय और इस रूल के अध्याय 12 के नियमों द्वारा शासित होंगे। मतलब जो पनिशमेंट वाला रूल नियम है जो हम आगे देखेंगे वो हमारे ऊपर लागू होगा, किस पर, इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स पर। अब ये इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स कौन कौन होते हैं, आप फटाफट कमेंट करते जाइए, मैं बाद में उसे देख लूंगा। चलिए आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट अ रिक्रूट ट्रेनी unless he has been formally enrolled as a member of the force shall not be governed by these rules। अब कोई अंडर कोई ट्रेनीज है जिनका ट्रेनिंग चल रहा है, अभी प्रशिक्षु है, वो प्रशिक्षणार्थी है, तो जब तक कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेता है, क्या, अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करके वो जब तक बल का अभ्यावेशित बल सदस्य नहीं बनता है तब तक उसके ऊपर यह नियम भी गवर्न नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने देखा 132, जिसमें 2 क्लॉजेस थे कि अनुशासन को शासित करने वाले नियम, रूल्स गवर्निंग डिसिप्लिन। तो चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो वाई वाई करके कमेंट करिए, वेरी गुड। सुमन सौरभ बहुत अच्छे, पवन कुमार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सारे लोग, घनश्याम वेरी गुड, अमरिंदर बहुत अच्छे। समझ में आ गया होगा तो वाई वाई करके कमेंट करिए, बहुत अच्छे, सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग सफल हो जाएंगे। चलिए, समझ में आ गया है आपको। अब हम चलते हैं आगे चलेंगे अपने नियम 133 पर। नियम 133 बताता है क्या, सस्पेंशन के बारे में, निलंबन। ठीक है, अब हम आगे जितने भी नियम देखेंगे लमसम सभी जो है निलंबन के कंडीशन से ही जुड़ता है कि कब आपको निलंबित किया जा सकता है। तो जो नियम निलंबन को डिस्क्राइब करता है एकदम प्रॉपरली, अगर पूछता है कि सस्पेंशन इज डिस्क्राइब्ड इन विच रूल ऑफ आरपीएफ रूल, तो आंसर होगा रूल 133। ठीक है, अब यह नियम क्या कहता है, एक एक करके क्लॉज को ध्यान से देखेंगे। पहला ये बताता है द इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स who may be placed under suspension and the authorities by whom they may be so placed shall be as specified in schedule 3। कहा यह गया है
कि अभ्यावेशित बल सदस्य जिनको कि निलंबित किया जा सकता है और प्राधिकारी जो उन्हें निलंबित कर सकते हैं वे होंगे जो अनुसूची 3 में भी निर्दिष्ट है। तो अपने नियम में क्या है, नियम तो है ही, साथ ही साथ अनुसूची है और एक एनेक्सर भी है। तो अनुसूची 3 में जो वर्णित है, जिनको जो प्राधिकार जिन दिया गया है कि वो उनको सस्पेंड निलंबित कर सकते हैं, उनके लिए अनुसार ही जो है वो किसी भी इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को क्या करेंगे, प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन रख सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर बहुत तरीके के दिमाग में आते हैं कि क्या इंस्पेक्टर कांस्टेबल को सस्पेंड कर सकता है। बहुत सारे विवादास्पद सवाल आपके दिमाग में आते हैं और आप अपने दिमाग में बहुत तरह का फितूर भी ले रखे हैं। तो आज इस नियम को समझने के बाद आप उन फितूर से मुक्ति पालेंगे, क्योंकि आज के पहले मैं यह जान रहा हूँ जितने भी लोगों ने यह सवाल मुझसे पूछा है वो सिर्फ एक दूसरे से सुनी हुई बातों को मान रहे हैं, वो ऑथेंटिक इस नियम को पढ़े नहीं थे, इस कारण कुछ लोग दिग्भ्रमित भी थे। तो आज आपकी सारी शंकाएं, सारा चीज यहाँ दूर हो जाएगा। तो कहता है कि शेड्यूल 3 में जो स्पेसिफाइड दिया हुआ है, जो भी अथॉरिटी है वही सस्पेंड कर सकते हैं। तो अब ये शेड्यूल 3 में है क्या, तो मैं आपको सिर्फ सस्पेंशन दिखा रहा हूँ। शेड्यूल 3 में ये सस्पेंशन के बारे में बताया गया है। सस्पेंशन के बारे में सीधा सीधा ये कहा गया है, क्या कहा गया है, शेड्यूल 3 कहता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड देयर पावर्स, और इसके लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड पावर्स के बारे में क्या है, सी रूल 25 एंड 133। तो हम लोग पढ़ कौन सा रूल रहे हैं, रूल 113 ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ये शेड्यूल 3 को यहाँ पर लाया गया है। इसमें कहा गया है कि आप देखिए सीरियल नंबर 1 में सस्पेंशन के बारे में बताया गया है, और इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ 3, 4, 5, 6, 7 तक जो कॉलम्स हैं, इसमें डिफरेंट रैंक के ऑफिसर और उनको क्या इम्पावर्ड है, उनको किसको वो सस्पेंड कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। आप इसे ऑथेंटिक माने क्योंकि यह हमारा नियम कहता है। डायरेक्टर जनरल जो है ऑल इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को सस्पेंड कर सकता है। प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर भी ऑल इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को कर सकता है। एंड चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर या डिप्टी सीएससी या प्रिंसिपल आरपीएफ एकेडमी जो है, ये भी जो है ऑल इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स कर सकता है। एंड डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर डीएससी या सिक्योरिटी कमिश्नर या कमांडिंग ऑफिसर या सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर भी ऑल इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को सस्पेंड कर सकता है। बट असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ आरपीएसएफ या एजुटेंट ये जो है ऑल ऑफिसर बिलो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफिसर, यहाँ पर ऑल अंडर ऑफिसर एंड बिलो है। वहां मेरे पिक्चर के पीछे आपको वो छुपा हुआ दिख रहा होगा, जो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर है वो, आप इसे ध्यान से देखिएगा, अब आपको शायद दिखा होगा वहां, वेरी गुड, अब दिख रहा होगा ऑल अंडर ऑफिसर एंड बिलो। तो यहाँ फटाफट कमेंट करिए अंडर ऑफिसर किसको कहते हैं और उसके बिलो, इनको जो है कौन कर सकता है, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ आरपीएसएफ या एजुटेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। ये क्या है, शेड्यूल 3 का एक ऑथराइज्ड फॉर्मेट है और उसमें ये बताया गया है। लेकिन जब आप शेड्यूल 3 के सारे 16 जो है 16 सीरियल्स को देखने के बाद जब नोट में जाएंगे तो उस नोट में वो सारी चीजें बताई गई हैं जिसे मैं बता रहा हूं। क्या उस नोट में बताया गया है, उस नोट में बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस and security assistant security commissioner may place a sub inspector under suspension and an inspector may place any member of and below the rank of under officer under suspension। आपको यह क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सारे लोग सवाल ये पूछते हैं कि इंस्पेक्टर क्या सिपाही को सस्पेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। नियम यह कहता है कि बिल्कुल कर सकता है। देखिए आपको सीधा सीधा लिखा है प्रोवाइडेड दैट,
ऊपर जो बताया गया था शेड्यूल 3 जो अभी हम लोगों ने पूरा देखा 7 कॉलम्स को, उसके अलावा इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, असाधारण परिस्थितियों में सहायक सुरक्षा आयुक्त भी उप निरीक्षक को निलंबित कर सकेगा और निरीक्षक जो है अवर अधिकारी के रैंक और उसके नीचे के रैंक के किसी सदस्य को निलंबित कर सकेगा। तो आपसे अगर सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आरपीएफ का इंस्पेक्टर जो है वो कांस्टेबल को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। अब आपके बीच यह डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का किंतु और परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नियम में वर्णित है उसे सशब्द हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं 133 के आगे चलेंगे। तो 133 का जो एक पार्ट और क्या कहता है कि परंतु यह और कि जहां पूर्वगामी परंतुक मतलब जो क्लॉज है के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है, वहां अभ्यावेशित बल सदस्य का निलंबन करने वाला प्राधिकारी उन परिस्थितियों के जिनके अधीन आदेश किया गया था रिपोर्ट तत्काल उस प्राधिकारी को करेगा जो ऐसे अभ्यावेशित सदस्य को निलंबित करने के लिए सक्षम है और उसका अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा, और यदि अनुमोदन अनुदत्त नहीं किया जाता है तो निलंबन शून्य हो जाएगा और आरंभ से अप्रवर्तनशील हो जाएगा। अब मान लिए कि इंस्पेक्टर ने क्या है स्पेशल सर्कमस्टांसेस पर कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया, तो कांस्टेबल को सस्पेंड करने वाले जो प्राधिकृत अधिकारी हैं उनको वह लिखित में उन परिस्थिति को देगा। अब उन परिस्थितियों को जो प्राधिकृत अधिकारी हैं सस्पेंशन के, वो उसे देखेंगे और उनको मान्य लगेगा, तो अगर वो मान लेंगे तो वो सस्पेंशन मान्य होगा, अगर वो उसे खारिज कर देते हैं तो वो सस्पेंशन खारिज माना जाएगा और शून्य हो जाएगा। स्पष्टीकरण में यह कहता है कि इस नियम के प्रयोजन के लिए जहां कोई अभ्यावेशित बल सदस्य उच्चतर पद पर स्थापन्य रूप से कार्य कर रहा है, वहां वह केवल उस प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जाएगा जो ऐसे स्थानापन्न रंक के धारण करने वाले किसी अभ्यावेशित बल सदस्य को निलंबित करने के लिए सक्षम है। मतलब क्या है कि अब जो है अभ्यावेशित बल सदस्य जो भी है, अब जिस रैंक पे वो काम कर रहे हैं, अगर वो उस रैंक पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स इज ऑफिशिएटिंग इन अ हायर पोस्ट पर है, तो जिस पोस्ट पर है उसी पोस्ट का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा वही उस इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को क्या करेगा, ऑफिशिएटिंग रैंक से सस्पेंड करेगा। ये एक्सप्लेनेशन में कहता है। लेकिन सिंपल अगर देखें तो तीन चीजें हम लोग यहाँ देखें। एक तो कॉलम्स में सीधा सबसे पहले तो सस्पेंशन जो है नॉर्मल देखा जाए तो एएससी एंड अबव वही कर पाएंगे, लेकिन एएससी भी जो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सब इंस्पेक्टर को क्या करेगा, सस्पेंड कर सकता है और उसका रिपोर्ट बना करके लिखित रिपोर्ट देगा किसको, जो प्राधिकृत अधिकारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनको सस्पेंड करने के लिए, तो उसके पास देगा। अगर वो मान्य कर लेगा तो सस्पेंशन मान्य होगा, अगर अमान्य करता है तो सस्पेंशन शून्य हो जाएगा। तो अब आप लोगों को नियम 133 में कोई डाउट नहीं होगा। अगर समझ गए होंगे तो आप इसे यस यस करके बताएं। किसी ने पूछा है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का मतलब बताएं सर। अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का मतलब है कि अब कांस्टेबल स्टेशन पर मानिए ड्यूटी में है और जैसे ही वो ड्यूटी में कुछ ऐसा कांड करता है, मान लीजिए कि वो फायरिंग कर दिया और इमीडिएट जो है उसको क्या होगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। तो युक्ति युक्त कारण है, क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा इंस्पेक्टर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लिखित में इंफॉर्मेशन देगा और ऐसे कंडीशन में जो है वह सस्पेंशन मान्य भी होता है। चलिए बहुत बढ़िया, 133 तक जो है आप लोग समझ लिए हैं। अब हम चलेंगे आगे के नियम पर। अगला नियम है 134
जिसमें यह कहा गया है कि एनी सुपीरियर ऑफिसर और एन इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। मतलब कोई वरिष्ठ अधिकारी या अभ्यावेशित बल सदस्य उस दशा में निलंबित किया जा सकेगा जब, मतलब 134 क्या है, 133 सस्पेंशन के बारे में बताता है, लेकिन जो 134 है वो सस्पेंशन के कंडीशन के बारे में बताता है। मतलब किस कंडीशन में जो है आपको सस्पेंड किया जा सकता है। 134 क्या कहता है? वेरी गुड, 134 कहता है किस कंडीशन में आपको सस्पेंड किया जा सकता है। एक एक कंडीशन को देखेंगे, एक एक कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट है। पहला कहता है वेयर अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंप्लीटेड और इज पेंडिंग। मगर ये कहा गया इसमें पहला क में कहता है या ए में कहता है उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अभिकल्पित या लंबित है। मतलब आपका कोई अनुशासनिक कार्यवाही का जो है वो चल रहा है आपके विरुद्ध, तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई पेंडिंग है तो भी आपको सस्पेंड किया जाएगा। पहला क्लॉज सिंपल। दूसरे क्लॉज में कहता है वेयर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू एलिगेशन मेड हैज रिवील्ड prima facie cause justifying criminal or departmental proceedings which are likely to lead to his conviction or dismissal, removal or compulsory retirement from service। अब क्या है कि आप ऐसा कोई कांड कर दिए जिसका कि प्रारंभिक जांच या प्रथम दृष्टया में ही ऐसा प्रतीत होता है कि इसके सिद्ध दोष ठहराए जाने से आपको या तो सर्विस से डिसमिस किया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है, या तो रिमूवल हटाया जा सकता है, या आपको कंपलसरी रिटायरमेंट क्या है, सेवानिवृत्ति, कंपलसरी सेवानिवृत्त जो है कर दिया जा सकता है, उसकी संभावना बनती है, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरण में आप किसी क्रिमिनल एक्ट में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, यह माना जाता है प्राइमा फैसा में कि आप जो है रेल संपत्ति की चोरी करवाने में लिप्त थे, तो क्या है इस प्रथम दृष्टया से ही लग जाता है कि आपको जो पनिशमेंट होगा वो या तो डिसमिसल, रिमूवल, कंपलसरी रिटायरमेंट, इन तीनों में से हो सकता है, आपको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो दो क्लॉजेस को हमने देखा। अब आते हैं तीसरा और चौथा क्लॉज। थर्ड एंड फोर्थ क्लॉज कहता है वेयर अ कॉज अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंसेज इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अगर आपके विरुद्ध किसी दांडिक अपराध, मतलब क्रिमिनल ऑफेंसेस का विरुद्ध जो है आपके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण में है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में है, या फिर इंक्वायरी में है, या फिर कोर्ट में ट्रायल में, तो इन तीन कंडीशन में भी आपको क्या होगा, सस्पेंड, निलंबित किया जा सकेगा। आपको जो है प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन रखा जाएगा। और चौथा कहता है where his continuance in office will prejudice investigation, any inquiry or trial। मतलब आप जो है उस पद पर अगर बने रहते हैं तो आप जो है अन्वेषण, विचारण या जांच पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप किसी पोस्ट के इंचार्ज हैं, मान लीजिए इंस्पेक्टर है, या एज अ सब इंस्पेक्टर मैं आउट पोस्ट का इंचार्ज हूँ, और मेरे खिलाफ जो है किसी प्रकार का एलिगेशन लगता है, और उस एलिगेशन के अनुसार क्या है कि मुझे पनिशमेंट जो है, मेजर पनिशमेंट में से कोई पनिशमेंट हो सकता है, और मैं उस पद पर बना रहूंगा, तो मैं गवाह को छेड़खान करूंगा, गवाह को कहीं ना कहीं जो है इन्फोर्स करूंगा, भाई तू अपना बयान बदल दे, इन सब चीज़ों का। तो इसलिए क्या है कि मुझे उस कंडीशन में, उस प्रतिकूल जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए सस्पेंड किया जा सकेगा। आगे के जो कंडीशन बताता है वो है पांचवा कंडीशन। पांचवा कंडीशन कहता है वेयर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस इज लाइकली टू सीरियसली सबवर्ट डिसिप्लिन इन द ऑफिस इन विच ही इज वर्किंग। मतलब कि
उसके पद पर बने रहने से उस कार्यालय में जिसमें वह कार्य कर रहा है अनुशासन के गंभीर रूप से बिगड़ने की संभावना है। मतलब कि मान लीजिए हम कोई ऐसा कांड कर दिए जिसमें कि मुझे सस्पेंड कर देना चाहिए, लेकिन क्या है, किसी कारणवश सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो क्या होगा, मैं जहां पर काम कर रहा हूं वहां के ऑफिशियल इन्वायरमेंट में यह फैल जाएगा कि भाई फलना ने तो वो काम किया, वो सस्पेंड में नहीं रहा, तो आगे क्या है, उसको भी बल मिल जाएगा इस तरह के कार्य करने के लिए कि वो भी कर लेगा तो वो भी सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि फला व्यक्ति जो है इस कांड में सस्पेंड नहीं हुआ था, वो उसको रेफरेंस के तौर पर यूज कर लेगा। और इससे क्या होगा, बल का अनुशासन जो है वो खराब होगा, इस कारण जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। और आगे जो दो क्लॉजेज लास्ट में है एफ और जी, उसमें यह बताया गया है वेयर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस अपीयर्स टू बी अगेंस्ट द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट। अब क्या है कि उसका कार्यालय में बना रहना व्यापक लोकहित के विरुद्ध प्रतीत होता है। मतलब कि आप कुछ ऐसा कांड किए जो पब्लिकली जो है सामने लग गया। मान लीजिए कि आप कहीं पर थे ड्यूटी में, एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अदरवाइज नहीं जाइएगा, जैसे आप ड्यूटी में थे और आप किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर देते हैं, तो क्या होता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू बन जाता है। तो आप उसके बाद भी अगर आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, पब्लिक कहेगी कि नहीं डिपार्टमेंट जो है इसके सपोर्ट में है, स्टाफ के सपोर्ट में है, डिपार्टमेंट में सारे लोग जो है इसको बचाने में लगे हैं, इन सारी चीज़ों का जो है अपीयरेंस है। तो इसलिए क्या होगा, आपको जो है पब्लिक इंटरेस्ट पर जो है सस्पेंड किया जा सकेगा। एंड लास्ट कहता है वेयर ही इज सस्पेक्टेड टू हैव engaged himself in activity prejudicial to the interest of the security of the state। जैसा कि आप जम्मू कश्मीर में आप देखे हैं, जम्मू कश्मीर में एक पुलिस का आला अधिकारी जो कि IASI से मिला हुआ, जो उसके सामने में उसके लिए इंक्वायरी चल रही है, CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी जब आप स्टेट के सिक्योरिटी के विरुद्ध चले जाते हैं तो भी आपको सस्पेंशन में रखा जाएगा। तो ये कुछ 7 जो है प्रोविजन आपको दिए गए, ABCDEF और G तक। इन 7 प्रावधानों में यह बताया गया है कि कब कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई अभ्यावेशित बल सदस्य उस दशा में निलंबित किया जा सकेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो वाई करके कमेंट करिए। वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलिए, जो भी रिलेवेंट हो उसे ही कमेंट करें, इररिलेवेंट चीज़ों को कमेंट ना करें। अगर आप इस तरह के कमेंट करते रहेंगे तो मुझे कमेंट को ऑफ करना होगा। वेरी गुड। चलिए, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरा मेहनत सफल हो रहा है और आपका भी मेहनत सफल भी होगा। चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम है 135, जिसका कोई हेडिंग नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट शैल बी द गाइडिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट अ मेंबर ऑफ द फोर्स इंक्लूडिंग व्हेन ही इज ऑन लीव शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। मतलब कि लोकहित इस बात का कि किसी अभ्यावेशित बल सदस्य को जिसके अंतर्गत उसका छुट्टी पर होना सम्मिलित है निलंबन किया जाना चाहिए या नहीं, विनिश्चय करने में मार्गदर्शन का कार्य करेगा। अब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में आप मान लीजिए छुट्टी में है, वहां कोई ऐसा काम हो जाता है तो पब्लिक इंटरेस्ट में आपको जो है किस कंडीशन में क्या होगा, सस्पेंड, प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन किया जाएगा या किया जाना चाहिए। कहता है प्रोवाइडेड दैट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन ऑन सस्पेंशन द competent authority may consider whether the purpose would be served if the member is transferred from his post
और सैंक्शन लीव। सीधा सा बात है कि ये सक्षम है, परंतु क्या निलंबन विनिश्चय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकेगा कि क्या सदस्य का उसके पद के स्थानांतरित किए जाने से या छुट्टी मंजूर किए जाने से उस प्रयोजन की पूर्ति होगी। मतलब कि अभ्यावेशित बल सदस्य के बारे में यह बताया गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट शैल बी द गाइडिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट अ मेंबर ऑफ द फोर्स इंक्लूडिंग व्हेन ही इज ऑन लीव शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। तो इस कंडीशन में कहता है कि प्राधिकृत अधिकारी क्या करेगा, सबसे पहले अपना जो है विचार करेगा डिसीजन लेने से पहले कि जिस पर्पज से उसको जो है पर्पज वुड बी सर्व्ड इफ द मेंबर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज पोस्ट और सैंक्शन लीव, कि उसका जो पर्पज फुलफिल हो जाता है कि उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए या उसे उस पोस्ट से लीव दे दिया जाए, छुट्टी दे दिया जाए। अगर इससे फुलफिल हो जाता है तो ठीक, नहीं तो पब्लिक इंटरेस्ट में आपको जो है सस्पेंड कर सकता है। तो ये 135 में बताता है। बाकी की चीजें आगे क्या बताता है, आगे यह बताता है इसमें प्रोवाइडेड फर्दर दैट चार्ज ऑन विच अ मेंबर हैज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन शैल बी फर्निश्ड टू हिम विदिन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन आफ्टर विच द incumbent shall be deemed to have been reinstated in if no such charge is made available to him। ये कहा गया है कि परंतु यह और कि वह आरोप जिस पर किसी व्यक्ति को निलंबित किया गया है, निलंबन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उसे दिया जाएगा। मतलब निलंबन का कारण जो है 30 दिन के भीतर उसे बता दिया जाएगा, लिखित में मिलेगा, जिसके पश्चात यदि पदधारी को ऐसा कोई आरोप उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह बहाल किया हुआ समझा जाएगा। इसमें कहा गया है कि सस्पेंशन के बारे में अगर आपको 30 दिन के भीतर में लिखित कोई जानकारी नहीं मिलती है तो आपको जो है फिर से रिवोक, आपका सस्पेंशन रिवोक माना जाएगा, वो खत्म माना जाएगा। और आगे यह कहता है कि परंतु यह और भी कि 30 दिन का उक्त उपबंध उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां किसी सदस्य को इस आधार पर निलंबित किया गया है कि वह ऐसे क्रियाकलाप में लगा हुआ है जिनसे राज्य के हित और सुरक्षा का पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या उसके विरुद्ध कोई भी ऐसा आपराधिक मामला लंबित है जिसमें नैतिक अध्यमता अंतर्वलित है। तो 2 कंडीशन इसमें दिया, 3 कंडीशन कि एक तो आपके विरुद्ध अगर आपराधिक मामला लंबित है या फिर आप क्या करते हैं राज्य के हित के खिलाफ जो है कोई काम करने लग रहे हैं, तो अगर आपको इस कंडीशन में सस्पेंड किया गया है तो आपको लिखित में भी 30 दिन के भीतर नहीं भी मिलता है तो भी आप सस्पेंड ही रहेंगे, वो सस्पेंशन आपका रिवोक नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जो कंडीशन है उस कंडीशन में आपको 30 दिन के भीतर अगर कोई लिखित जानकारी नहीं दी जाती है तो क्या होगा, आपका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा, आप सस्पेंशन शून्य माना जाएगा। ये बताता है 135 नियम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे के नियम को हम देखेंगे, उससे पहले आप देखें क्या किसी कांस्टेबल को निलंबित करना है तो इंस्पेक्टर तत्काल सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेंगे। तत्काल, अब यहाँ फिर वही सवाल, ये कंफ्यूजन आपके पास रहेगा जब तक आप बायलॉज को सोचेंगे। लेकिन अगर मेरे हिसाब से सिंपल पूछेंगे तो वो सस्पेंड कर देगा, युक्त कारण को बताया गया है कि लिख करके देगा, अगर मान्य है तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ देगा। वेरी गुड। आप लोग अब कुछ चीजों को डिस्कस ना करें तो वहां ठीक रहेगा, नहीं तो आपको एक दूसरे में क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब हम लोग 136 पर चलेंगे। 136 पर हम लोग चलेंगे। वेरी गुड। 136 बताता है क्या, ए मेंबर ऑफ द फोर्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
मतलब कि एक बल सदस्य को निलंबित समझा जाएगा, मतलब किसी बल सदस्य को सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा ही निलंबित किया गया समझा जाएगा। मतलब कि अब किस कंडीशन में जो है, कुछ कंडीशन इसमें बताए गए हैं जिसमें कि एक मेंबर ऑफ द फोर्स को जो है क्या होगा, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। डीम्ड मतलब क्या, माना जाएगा, वो क्या है, ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा, डीम्ड होता है। जैसे हम लोग डीम्ड एज अ रेलवे सर्वेंट है, उसी तरीके से यहाँ पर भी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन मान लिया जाएगा। किस कंडीशन में? पहला कंडीशन कहता है यदि वह किसी आपराधिक आरोप पर या अन्यथा, मतलब आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज है, आपराधिक आरोप है, या कोई और कारण से 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, तो उसके ऐसे निरोध की तारीख से, मतलब कि अब आपको कहीं पर कस्टडी में 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध करके रख लिया गया, चाहे आपके ऊपर कोई आपराधिक आरोप लगा हो या कोई अन्य कारण से, तो आप डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन माने जाएंगे। मतलब डीम्ड प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि वह किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए जाने पर, अब क्या हुआ, आप दोषी करार दे दिए गए, आप गिल्ट, आपके ऊपर गिल्ट साबित हो गया, 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडाधिष्ट किया जाता है और ऐसे सिद्ध दोष ठहराए जाने के परिणाम स्वरूप पदच्युत नहीं किया जाता है या हटाया नहीं जाता है, या नियम 162 के अधीन अनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं किया जाता है, तो उसके सिद्ध दोष ठहराए जाने के तारीख से। मतलब कि जैसे ही आपके ऊपर जो है क्या हुआ, सिद्ध दोष हो गया, मतलब दोष आपका जो है सिद्ध हो गया, चार्ज आपके ऊपर सिद्ध हो गया और आपको 48 घंटे से ज्यादा का क्या हुआ, कारावास जो है निर्दिष्ट कर दिया गया, तो आप जिस समय यह फैसला आएगा उस समय से विद इमीडिएट इफेक्ट आप सस्पेंड माने जाएंगे, अंडर सस्पेंशन माने जाएंगे। इसमें यह कहा गया है स्पष्टीकरण में तारीख से, ठीक है। स्पष्टीकरण में कहता है कि खंड ख में निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात कारावास के प्रारंभ से संगणित की जाएगी। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि जैसे ही आपको दोष सिद्ध हुआ और आपको 48 घंटे से ज्यादा का कारावास दिया गया, तो इसमें यह कहा गया है कि आपका सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात जब आप कारावास में चले जाते हैं, कारावास के प्रारंभ हो जाता है आपका, वहां से काउंट होगा। जो मैंने अभी गलत बोल दिया आपको, विद इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा। आपको जैसे कोर्ट ने सजा दे दी तो आप तुरंत क्या होगा, जैसे आप जेल में एंट्री करेंगे जिस टाइम उस कारावास में, उस समय से 48 घंटे का जो है वो संगणित किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा 136 का क्लॉज ए और क्लॉज बी, जिसका कि इंग्लिश वाली स्लाइड आपको अब दिख रही होगी। अ मेंबर ऑफ द फोर्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑफिसर ऑफ द competent authority with effect from the date of his detention if he is detained in custody whether on a criminal charge or otherwise for a period of exceeding 48 hours। और आपको वही कन्विक्शन हो जाता है आपका, तो उसके लिए भी आपका यही चीज है। और ये कहता है द पीरियड ऑफ 48 आवर्स रेफर्ड टू इन क्लॉज बी शैल बी computed from the commencement of the imprisonment after the conviction। कन्विक्शन के बाद जब आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट कारावास, तब जब वहां जाते हैं तो आपकी अवधि 48 घंटे की मानी जाती है। क्लॉज 1 हो गया, हम चलेंगे अब क्लॉज 2 पर। क्लॉज 2 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनी thing contained in sub rule 1 in case where a detention or conviction result from an act committed by a member of the force while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, decision in each case shall be taken on merit।
क्या कहा गया? उपनियम 1 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे मामले में जहां कोई निरोध या दोषसिद्धि अपने पद कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य के पश्चात रखते हुए किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी कार्य का परिणाम है, वहां प्रत्येक मामले में विनिश्चित गुणागुण के आधार पर किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है, आप 48 घंटे तक, मान लीजिए कि आपने ऑन ड्यूटी जो है ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे, ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान आपका ऐसा कुछ कार्य कर गए जिसके कारण कि वो आपको 48 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में रख लिया जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है गुणागुण के आधार पर, मतलब डिसीजन इन ईच केस शैल बी टेकन ऑन मेरिट, कि किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में ऐसा चीज हुआ है, उसके अनुसार जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी निर्णय लेगा कि आपको सस्पेंड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ठीक है? क्यों, होता क्या है, अब स्टेशन पर आप ड्यूटी में हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, स्टेशन पर आप ड्यूटी में हैं और रेल संपत्ति की चोरी हो रही है एक ह्यूज अमाउंट में, और आप वहां अकेले हैं, हथियार के साथ ड्यूटी में है, लेकिन वहां एक से ज्यादा वहां पर सदस्य हैं जो इसमें लिप्त हैं। तो आप क्या करेंगे? संपत्ति, रेल संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, वो हमारी प्राइम ड्यूटी है। तो उसको हम क्या करेंगे? बचाने के लिए, मान लीजिए कि आप फायर खोलते हैं और उस फायर से कोई व्यक्ति जो है क्या होता है, डेथ हो जाता है उसमें, जो वहां पर संलिप्त था। तो विद इमीडिएट इफेक्ट क्या है, आपको ये जब तक जांच नहीं हो जाएगी उन चीजों की कि हाँ भाई चोरी हो रही थी या नहीं हो रही थी, तो आपको क्या करेगा? पुलिस जो है अपने कस्टडी में रख लेगा, या नहीं तो आपको डिपार्टमेंट को जो है इंटीमेशन देगा कि इनको जो है 48 घंटे का लिए जो जितना भी टाइम हो इनको आप विड्रॉ करके रखें, वो साइड रहे, आप सस्पेंड करके। लेकिन तो वहां मेरिट के आधार पर आप इसको सस्पेंड करिए, तो वहां मेरिट देखा जाएगा कि आपने किस कंडीशन में कैसा काम किया। तो ये भी आपको क्लॉज 2 भी समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ इसमें जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको पूछा जा सकता है, क्लॉजेस से सवाल नहीं बनेंगे। 136 से शायद अगर पूछा जाए तो सवाल बनेंगे डेज, घंटे से 48 घंटा, एक दिन, 2 दिन, ऐसे करके वो बना सकता है। तो इन सारी चीजों को आप याद रखिए। तो 136 के क्लॉज 2 को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 137 को। तो 136 क्लॉज में जो भी चीजें थी उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी ने रिमांड के बारे में पूछा है, तो रिमांड में जब आपको ले लिया जाएगा तो आप जो है कहाँ रहेंगे? पुलिस स्टेशन में रहेंगे। और रिमांड जो है कितने देर का हो रहा है? मान लीजिए 24 घंटे का रिमांड है, तो आप वैसे कोई नहीं होगा, आप रह जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे में रिमांड में क्या होगा, आपका इंक्वायरी करके उन चीज़ों को बता देगा पुलिस थाने वाला। लेकिन अगर रिमांड आपका ज़्यादा हो जाता है 48 घंटे से, ये जो 48 घंटे दिया गया है कुछ सोच समझ के दिया गया है, तो आप उन चीज़ों को जैसे कर लेगा वो, तो फिर जो है वो सस्पेंड माना जाएगा। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम चलेंगे अब 137 पर। इसमें भी बताया गया है, वेयर अ पेनाल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस imposed upon a member of the force under suspension is set aside in appeal or revision, and the cause is remitted for further inquiry or action, or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement, and shall remain in force until further order। मतलब कि जहां निलंबनाधीन किसी बल सदस्य को सेवा से पदच्युत करने, हटाने, अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति करने के लिए उस पर आधिरोपित कोई शास्ति अपील या पुनरीक्षण में अपास्त कर दे जाती है, और मामला अतिरिक्त जांच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निर्देशों सहित विशेषित कर दिया जाना है, वहां उसके निलंबन के आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए जाने के मूल आदेश की तारीख से ही प्रवृत्त बना हुआ है और आगे आदेश होने तक प्रवृत्त बना रहेगा। होता क्या है कि आपको क्या किया गया, मान लीजिए कि कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया गया, तो क्या है, अब
आपने क्या किया, अपील कर दिया। तो ऐसा नहीं कि आप अपील और रिवीजन में चले गए तो आपका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा, नहीं। आपको जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक आप सस्पेंशन में ही रहेंगे। उसी डेट से वो मान्य होगा जिस डेट से ऑर्डर निकला है आपके डिसमिसल का या कंपल्सरी रिटायरमेंट का या रिमूवल का। ये बताता है नियम 137। नियम 137 भी हो गया। अब हम लोग आज के अंतिम नियम पर चलेंगे जो कि नियम 138 होगा और उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर आप लोग बताएं, और कोई डाउट हो तो भी आप बताएं। सेल्फ डिफेंस में कैसे होगा सर? सेल्फ डिफेंस को भी प्रूफ करना होता है दोस्त। आपको ये, आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, रुस्तम मूवी देखी है तो यह सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि कानून को आप जब देखेंगे तो फिल्मों से जोड़ करके देखिए। मैं पहले भी बताया हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। रुस्तम मूवी में भी उसने क्या किया था, सेल्फ डिफेंस का ही प्रयोग किया था, लेकिन फिर भी कहाँ थे वो, अक्षय कुमार जेल में थे। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस सारी चीज़ों में लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी हम डिस्कशन तो कर ही रहे हैं। वेरी गुड, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं आगे के नियम में। आगे का नियम है 138। नियम 138 बताता है, वेयर अ पेनाल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस imposed upon a member of the force is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court and the disciplinary authority on consideration of the circumstances of the case decided to hold a further inquiry against him on the allegation on which the punishment of dismissal, removal of compulsory retirement was originally imposed. The member of the force shall be deemed to have been placed under suspension by the competent authority from the date of original order of dismissal, removal, or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further order. Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the court has passed an order purely on technical ground without going into the merit of the case. अब आते हैं इसमें क्या कहा गया है। 138 में कहता है कि जहां किसी बल सदस्य को सेवा से पदच्युत मतलब डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट करने के लिए उस पर अधिरोपित कोई शास्ति किसी न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दी जाती है, मतलब जारी कर दी जाती है, या शून्य घोषित कर, अपास्त मतलब खत्म कर दी जाती है, या शून्य घोषित कर दी जाती है या कर दी जाती है, और अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की अभिकथन की जिन पर पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए जाने का दंड किया गया था अतिरिक्त जांच की जाए, वहां बल सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए जाने के मूल आदेश की तारीख से सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है और आगे आदेश होने तक निलंबित रहेगा जब तक उसका आशय ऐसी किसी स्थिति से निपटने का नहीं है जिसमें न्यायालय से मामले के गुनागुन पर विचार किए बिना पूर्णतः तकनीकी आधारों पर कोई आदेश पारित किया गया है। इसमें भी क्या है कि सेम चीज कहा गया है कि आपको अगर डिसमिसल, रिमूवल हो गया है और आप कोर्ट केस कर दिए हैं, न्यायालय में चले गए हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका डेट, जिस डेट से आपके ऊपर जो है चार्ज लगाया गया उसी डेट से आप सस्पेंड माने जाएंगे। लेकिन कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच फर्दर इंक्वायरी शैल बी ऑर्डर्ड, कोई इंक्वायरी उसके विरुद्ध में ऑर्डर नहीं की जाएगी अनलेस इट इज इंटेंडेड टू मीट अ सिचुएशन वेयर द कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट ऑफ केस। अब उसके ऊपर क्या है, कोई भी फर्दर इंक्वायरी नहीं होगी अगर कोर्ट जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं देता है कि भाई कारण क्या था, कैसे था, आप जो है फर्दर इंक्वायरी करिए, तो तब तक जो है उसी डेट ऑफ
जिस डेट को इशू हुआ है वह लेटर डिसमिसल रिमूवल का, उसी डेट से आप सस्पेंड माने जाएंगे। यह है रूल 138। तो आज के वीडियो का हम लोगों ने अंतिम नियम जिक्र कर लिया है 138 तक। आरपीएफ रिमांड मैक्सिमम कितने दिनों तक ले सकती है? इंद्रजीत, ये सवाल रूल से रेलिवेंट नहीं है। आप जो क्लास चल रहा है उस क्लास से संबंधित बताइए। मैं आपको सारी चीजें बता सकता हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है और उन चीजों के बारे में मैं मना कर रहा हूँ, नहीं। मेरा ये मानना है कि आप डाइवर्टेड ना हो, स्कैटरिंग ना रखें आप अपने कामों में। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आरपीएफ रिमांड मैक्सिमम कितने दिनों तक ले सकती है? तो रिमांड मैक्सिमम पुलिस को भी 15 डेज तक मिलती है, तो आरपीएफ को भी उससे ज्यादा मिलेगी नहीं। एक बार में जो है 15 दिन से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। बाकी आरपीयूपी के कांड में केसेस में 90 डेज तक का, 60 डेज तक का, ऐसे करके भी रिमांड का प्रोविजन है, लेकिन वो एक बार में तो मिलता नहीं है, वो टुकड़ों टुकड़ों में उसे रिमांड मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपके सवाल का उत्तर मैं दे पाया होऊंगा। चलिए, तो आप लोगों को अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप वेरी गुड, वेरी गुड। कमल दास ने 15 आंसर दिया है, बहुत अच्छे। चलिए, तो 138 तक हम लोगों ने देखा। अब जो हम आगे 139 से लेकर के 147 तक नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं पर अब समाप्त करेंगे। अगर आपका कोई भी क्यूरी है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए। बाकी अगर आपको समझ में आ गया है तो वाई वाई कमेंट करिए। चलिए, आपके लिए 30 सेकंड का समय है, आप फटाफट कमेंट करिए जो भी चीज़ें हैं। अगर समझ में आ गया है तो वाई वाई कमेंट करें, अगर नहीं आया है तो आपके कुछ सवाल हैं, क्यूरी है इस वीडियो से संबंधित, तो उसे आप कर सकते हैं। सर जय हिंद। यात्री सामान की चोरी संबंधित उपधारा टीओपीपी के मामले में एसओआर जारी करने का प्रावधान है, यदि है तो सर स्पष्ट करें। एसओआर पर हम लोग आएंगे, आगे चल करके एसओआर पर आएंगे जरूर। एसओआर जो है हमारा 230 में वर्णित है। उन सब चीज़ों में हम आने के बाद जो देखेंगे स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट में, यात्री सामान की चोरी संबंधित अपराध के मामले में एसओआर जारी करने का प्रावधान है, यदि है तो सर ये आगे आएगा और आपको बताया जाएगा। इसके बारे में आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा जब हम लोग नियम 229-30 को देखेंगे उस समय। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को सर क्वेश्चन पेपर सेट चलाइए। क्वेश्चन पेपर सेट भी चलेगा ब्रजेश, आप निश्चिंत रहें। जिस अनुसार जो है टेक्निकल चीज़ों को मैं टेक्निकल तरीके से पढ़ाता हूँ, आप जान से होंगे। अगर आप मेरे बारे में नहीं जान रहे हैं तो कहीं एक दूसरे से जाने जो मुझसे टच में है। मेरा पढ़ाने का अपना एक अंदाज है और मैं अपने एक अंदाज में पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसका जो मेरा जो अंदाज है मैं उसे अपने अनुसार सही मानता हूँ। और आप निश्चिंत रहें, आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी जितना सक्षम हो सकेगा मुझसे। चलिए, तो अब आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और आज के वीडियो से हम अलविदा लेंगे आपसे और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तो तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी सफलता और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। अंत में मैं आपसे कहूँगा, कदम कदम मिला के चलने से, कदम कदम मिला के चलने से ही लक्ष्य मिलता है। अगर कदम टूट जाए तो आदमी लड़खड़ा के गिरता है। तो इसलिए आप मेरे साथ चलते रहिए। आशा करूंगा कि आप सभी लोग सफल रह जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सफल भी होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से आज के लिए शुभ रात्रि। मिलते हैं कल एक नए वीडियो।